सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल माइंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सोशल साइंस के जो टॉप 20 से 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ही आपको रिपीट होते हुए या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन दिखने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले इस चैनल पे सेम साइंस की वीडियो डल चुकी है, और जो बच्चे रीजनिंग के लिए डायरेक्शन टॉपिक की डिमांड करते थे वो भी डल चुकी है। और साथ ही साथ हमारे जो क्या कहते हैं मैथ्स में रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 1 डल चुका है। वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर बताएं आपको पार्ट 2 में और क्या क्या चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, इस वीडियो को कैसे देखना है आपको। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज कर देना है और अपने आंसर्स को सोचना है, और अपनी एक नोटबुक में ऑप्शन के साथ साथ मैच करते हुए लिखते जाना है, और फिर वीडियो को प्ले करना है। फिर देखना है कि मैंने क्या आंसर दिया है और आप किस थॉट प्रोसेस को मिस कर रहे थे, उसको अपने ब्रेन में अलाइन करने की कोशिश करें। तभी आपको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चन चमकेंगे, और फिर आपको याद आ जाएगा कि ये तो मैंने पहले ही गलत कर रखा है, तो इस बार तो मुझे गलत नहीं करना है। ये होती है एक टॉपर टिप। ज़्यादातर टॉपर जो इसी तरह से करते हैं, प्रैक्टिस करते टाइम कभी भी वीडियो से सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, पहले खुद सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही किसी वीडियो का हेल्प लेते हैं। तो आपको भी अगर टॉपर बनना है या फिर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक अच्छे स्कूल में या एक अच्छी रैंक को या फिर एक अच्छी जॉब चाहिए आपको, तो इस टॉपर टिप को फॉलो करें। कभी भी डायरेक्ट टीचर पे डिपेंड ना हो सॉल्यूशन के लिए, पहले खुद से एक ट्रायल खुद से ज़रूर मारें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अपना रेड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, प्यारा प्यारा सा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, एनटीएससी, सैनिक स्कूल, आरएमएस, सीएम श्री जो कि पहले एसओएससी था, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सीयूटी वगैरह, उन सभी के क्वेश्चंस ट्रेंड पीवाईक्यू एनालिसिस करके बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट और भी बनता जाए, और आपको किसी एक स्पेसिफिक अपने कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई स्ट्रेटजी या कोई गाइडेंस, या फिर आप किसी चीज़ में अटक रहे हैं उस पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मेनली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास भी एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन है सारे के सारे। लेकिन पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, वो भी एक एमसीक्यू टाइप है, लेकिन इसमें सबसे पहले मैचिंग करनी है। अब मैचिंग कैसे करनी है? मान लो कोई नॉर्मल बच्चा है, वो मैच द फॉलोइंग पढ़ता है, इसका ए ऑप्शन पढ़ता है भैया, प्रीजुडियस, कस्टम्स, लैंग्वेज। दिमाग ख़राब। यहाँ दिमाग नहीं ख़राब करना है। नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलो, बी ऑप्शन स्टीरियोटाइप। जैसे कि आपको पता होगा स्टीरियोटाइप क्या होता है, मतलब कि कई बार ना लोग जो है ना किसी दूसरे के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं अपनी ही गलत से। जैसे कई बार क्या होता है, रोड पे जो लोग रह रहे होते हैं या खाना वाना खा रहे होते हैं, उसके प्रति जो जो समाज के जो मतलब रिच लोग हैं या फिर जो कहें एवरेज लोग भी जो है उनको एक बड़ी गंदी नज़र से देखते हैं। या फिर हम बात करें जो भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनके प्रति एक गंदी नज़र से देखा जाता है। या फिर स्कूल में भी कई, जैसे कि कुछ बच्चे कूल बनते हैं, और कोई अगर हमारा एक इनोसेंट सा कोई बच्चा होता है, उसके साथ कई बार उसको जो है हम कह सकते हैं उसको बड़े तरह से पीड़ित किया जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं टॉर्चर वगैरह किया जाता है। उसकी एक इमेज बना ली जाती है माइंड में कि ये तो हमसे पिटेगा, ये तो हमारे सारे काम करेगा। कॉलेज में भी कई होता है कि इसकी तो रैगिंग करके रहेंगे, ये तो बड़ा दुबला पतला है, ये तो जल्दी जल्दी निपट जाएगा, ये तो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। तो वैसे ही हम जो है ना कई बार कुछ लोगों की इमेज बना लेते हैं अपनी माइंड में। सोसाइटी में भी कई बार बन जाती है कि जो टॉपर है वही अच्छा है, जिसके 90 प्लस नहीं आए वो तो ख़राब है, अरे अरे जिसके 95 प्लस आए उसी को हम प्यार देंगे। कई बार कोचिंग वाले भी ये गलती कर देते हैं। लेकिन मेरी मानो तो सारे बच्चे इक्वली है, सारे बच्चे ही अच्छा करेंगे लाइफ में, जो भी मेहनत करना सीख जाते हैं। ऐसी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप ऊपर ज़रूर जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी की भी बातों को एकदम ही दिल पे नहीं लेना है। सोसाइटी जो भी बोले उनको बोलने दो, अंत में आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि उनको क्या बोलना है और कब चुप रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। स्टीरियोटाइप का आपका समझ गया कि फिक्सिंग पीपल इनटू वन इमेज, ठीक है। बी का कौन सा पार्ट? थर्ड। बी का थर्ड मेरे दो ऑप्शन में है, एक तो है ऑप्शन नंबर बी में, और एक है मेरे ऑप्शन नंबर डी में। ओके, सी पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? घर में दो भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई। छोटा भाई मतलब नौकर, वो भी बिना तनख्वाह का। तो एक तरह से हम कह सकते हैं तो मजाक के लिए था, लेकिन कई बार हम सोसाइटी में भी कर देते हैं कि जो रिच लोग होते हैं वो पुअर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ भी हुआ था कि उनको जो है वो क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, नीचे दरी लगा के बैठते थे। उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था वहाँ पे नल का, उनको जो है कुएं से पानी निकाल के
उन वहाँ पे जो चपरासी होता था वो देता था, उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक तरह से वो जो उनकी दलित सोसाइटी थी, दलित जो समाज था, उसको सोसाइटी के इक्वली माना जाता था, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, उन्हें इनइक्वली ट्रीट किया जाता था। तो उनके साथ इनइक्वालिटी करी जाती थी। तो डिस्क्रिमिनेशन का हो गया इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, और इनइक्वालिटी मतलब भी इक्वल ट्रीट ना करना, मतलब कि एक तरह से किसी को अलग फील करवा देना, या फिर अनइक्वल या फिर इनइक्वल फील करवा देना। तो सी का आएगा फोर्थ ऑप्शन। सी का फोर्थ ऑप्शन अपने एक ही क्वेश्चन में है। कौन से क्वेश्चन में, कौन से ऑप्शन में, सॉरी, सी का फोर्थ है हमारे बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। इसके आगे आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आपको आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाइए। वैसे फिर भी अगर जैसे मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको मैं बाकी के मीनिंग्स बता दे रहा हूँ, क्या पता आपके एग्ज़ाम में उठ के आ जाए और फिर बोलो कि भाई केशव भैया ने बताया था। तो उसी के लिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी बाकी ऑप्शन भी। डी को देखें तो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब कोई अलग अलग तरह की चीज़ें होना। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में ऐसे तो नहीं है कि पूरा इंडिया एक ही खाना खा रहा है, एक ही टाइप का है। ऐसा भी नहीं है कि सब एक ही टाइप की ड्रेस पहन रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब एक ही तरह के शहर में, एक ही तरह के गांव में रह रहे हैं। सभी के खाने में, ड्रेस में, लिविंग प्लेसेस में, लाइफस्टाइल में, और किस तरह से वो अपने टाइम को पास करते हैं, उन सभी में डिफरेंस है। उसे ही कहते हैं डाइवर्सिटी होना। इसलिए इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है। और जो पहला पढ़ के जिस जब यहाँ सबका दिमाग, पहला ऑप्शन जो है, पढ़ के जब सबका दिमाग फटक गया था, उसका मतलब है प्रीजुडियस कस्टम्स लैंग्वेज। इसका मतलब है कि पहले से ही किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना, या फिर किसी को जज कर लेना एक तरह से नेगेटिवली, किस बेसिस पे कि उसकी यार लैंग्वेज उसकी बिहारी है। कई बारी जो बिहार से लोग होते हैं उनके साथ में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लैंग्वेज बेस पे, कि यार ये तो बिहारी है, ये तो ऐसे ही हल्का फुल्का है, इससे तो इंग्लिश आती नहीं होगी, इसको तो सही से पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती होगी, ये हिंदी ही बोल पा रहा है। लेकिन फिर अपने बिहारी लोग आईएएस वगैरह में टॉप करते हैं, यूपीएससी वगैरह में, और सबकी बोलती बंद कर देते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। तो मेरा ए का आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, जजिंग पीपल नेगेटिवली, किसी गलत तरीके से लोगों को जज कर लेना। इसी के साथ हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ए का सेकंड ऑप्शन है, बी का थर्ड ऑप्शन है, सी का फोर्थ ऑप्शन है, डी का फर्स्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन वर्क ऑफ पटवारी? पटवारी कौन है भैया? कौन पटरी? हाँ सॉरी, पटवारी क्या होता है हमारा? पटवारी बेसिकली आप समझ लो एक गाँव में ज़मींदार टाइप का होता है, जो क्या करता है, जितनी भी गाँव में ज़मीन है उनके रिकॉर्ड्स रखेगा कि कौन सी ज़मीन किसके नाम पर है, कौन सी ज़मीन किसके नाम पर किस टाइम तक है। किसी को नई ज़मीन मुहैया अवेलेबल करवानी है तो उसकी रजिस्ट्री, उसका पूरा सर्टिफिकेशन, और किस लैंड पे कौन सी खेती हो रही है, कौन सा कितना आउटपुट आ रहा है, किस क्रॉप को कहाँ भेजा जा रहा है, और टैक्स वगैरह का कलेक्शन का रिपोर्ट वगैरह, सारा का सारा काम किसका होता है? पटवारी, अपने ज़मींदार का। और ये जो पटवारी होता है हमारा, जो ज़मींदार होता है, गांव का जो तहसीलदार होता है ना, उसको क्या करता है? अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मेजरिंग लैंड, लैंड वगैरह की मेजर करना ही, कि कितनी लैंड का पार्ट किस किसान के अंडर है, कितना लैंड का पार्ट दूसरे किसान के अंडर, इन सभी की मेजरमेंट करता है। और लैंड के रिकॉर्ड्स रखता है कि किस टाइम पे कौन सी फसल उग रही है, क्रॉप उग रही है, और कौन सी क्रॉप को कहाँ भेजा जा रहा है, कितनी सेल हो रही है, और किस किसान को इरिगेशन वगैरह के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प करना भी ये सारा पटवारी का काम होता है। और एट दी एंड जो भी रिपोर्ट बनी है वो तहसीलदार को सबमिट करनी होती है। जैसे कि आपके मान लो टेस्ट वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, और आप उसमें हक देते हो, मतलब 0 बट्टा सन्नाटा लाते हो, तो उसकी रिपोर्ट बना के पीटीएम में आपके घर वालों को सबमिट करी जाती है ना, और उसके बाद क्या होता है मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसे ही काम अपने पटवारी भैया का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स? क्लास 10th का जो भी बच्चा देख रहा होगा उसको पता होगा रिसोर्स क्या होता है। अगर कोई उससे नीचे की क्लास का देख रहा है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे रिसोर्स नहीं पता है, डोंट वरी, किश बेजियर। रिसोर्स होता है हमारा ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे यूज़ की हो, जो हमारी कोई भी नीड को फुलफ़िल करती हो। लेकिन इसमें 3 कंडीशन आ जाती है, कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। मान लो कोई ज़मीन के अंदर से हमें कोई मेटल निकालना है जो हमारे लिए रिसोर्स का काम कर सकता है। मान लो कोई तांबा चांदी निकालना है, वो हमारे लिए रिसोर्स का काम कर सकता है, लेकिन हमारे पास उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो वो निकल नहीं पाएगा।
निकल नहीं पाएगा तो हमारे यूज़ नहीं आ पाएगा, हमारे यूज़ नहीं आ पाएगा तो वो रिसोर्स कहाँ से कहलाएगा। इसलिए कभी भी रिसोर्स किसी भी चीज़ को कहलाना है तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेड होना चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस रिसोर्स के पास। अब इसका क्या मतलब भैया? इसका मतलब है, चलो एक मस्त सी स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी है 1 मिनट की। सोना है आज बहुत महंगा है, 1.5 लाख रुपए पर ग्राम है, कुछ ऐसे, मेरे को रेट नहीं पता एक्चुअल। अभी शादी हुई थी हमारे अभी नियर बाई में ही किसी की, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कुछ 1,76,000 या 1.5 लाख के आसपास पर ग्राम मिल रहा था सोना। सोना इतना महंगा क्यों है? क्यों? क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू, सोसाइटी ने ये एक्सेप्ट कर रखा है कि सोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोने की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सोना हर रस्म में, हर शादी में, हर जितने भी फंक्शंस है उसमें पहन के जाना है। सोने को एक तरह से ना, आपको कह सकते हो, विराट कोहली बना दिया गया है क्रिकेट का। अब विराट कोहली की इतनी वैल्यू है तभी तो इंस्टाग्राम पे उसके 300 मिलियन के अराउंड फॉलोअर्स है। वैसे ही हमारी जितनी भी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड है और वो हमारी नीड को पूरी कर रही है, वो भी एक रिसोर्स में आ जाती है। और इसके अलावा थर्ड जो आ जाता है हमारा, वो इकोनॉमिकली अवेलेबल भी होना चाहिए वो रिसोर्स। ये नहीं कि कोई चीज़ है वो हमारे यूज़ की है, हमारी नीड को फुलफ़िल करती है, लेकिन उसके जो प्राइस है आसमान ही छू रहे हैं, आसमान क्या पाताल छू रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई महंगी कार है, वो है तो बहुत महंगी, लेकिन वो इकोनॉमिकली उतनी ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते मीडियम क्लास के लोग, लेकिन तब भी वो एक रिसोर्स में आएगा, क्योंकि वो अंबानी या फिर कह सकते हो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो टॉप के 1% है, या जिनके पास अथाह पैसा पड़ा है, उनकी तो नीड पूरी कर रहा है ना भाई। तो वो भी क्या होगा, एक रिसोर्स ही होगा। ठीक है, 3 चीज़ें बताइए। कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को पूरी करती है और हमारे लिए यूज़फुल है, उसमें 3 कंडीशंस आ जाती है। क्या? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल और सोशली एक्सेप्टेड होनी चाहिए वो चीज़, तब वो क्या बन जाती है, रिसोर्स। और ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होगा? अरे पढ़ते ही मेरे बच्चों को पता चल गया होगा। क्या ह्यूमन मेड रिसोर्स? क्या वो रिसोर्सेज जो कि किसने बनाए हैं, ह्यूमन ने। आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, या फिर किसी भी कह सकते हैं कि ह्यूमन तो सारी, मतलब पैदा हो गया से मर गया तक सारे के सारे ही ह्यूमन हैं। इसमें से बोला है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ए टेक्नोलॉजी, बी वाटर, सी कॉपर, अरे मैसेज किसका आ गया, रिचार्ज ही नहीं है फ़ोन में, डी नेचुरल गैस। तो देखो आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, मुझे लग रहा है इसमें मैक्सिमम बच्चों को सही गया होगा। नेचुरल गैस पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि नेचर ने बनाई है, तो भाई ह्यूमन कैसे बनाएगा। उससे ऊपर कॉपर, कॉपर एक हमारा मेटल है आई गेस, तो वो तो नेचुरली एग्जिस्ट करता है ना, भगवान जी ने ही दिया है, वो ह्यूमन थोड़ी ना बनाया है। और जल ही जीवन है, जल तो भैया भगवान ही भेजते हैं ना, ऑफ कोर्स ऊपर से वर्षा होती है, या फिर जो जो हमारे वाटर रिजर्वियर में भी, या फिर जो हमारे ओशियन सीज या फिर लेक्स में जो वाटर है, वो कोई भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है, वो सारा का सारा नेचुरली प्रेजेंट है। इसका आंसर क्या होगा? ए टेक्नोलॉजी। आप ये वीडियो देख रहे हो, आप जैसे सैकड़ों बच्चे ये वीडियो देख पा रहे हैं। क्या ये बहुत पहले के टाइम में या फिर आज से 20-30 साल पहले पॉसिबल था? नहीं। ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी बनाई, उसी कारण से आज एक वीडियो के थ्रू हज़ारों बच्चे पढ़ पा रहे हैं। इससे पहले ऑफलाइन में क्या होता था, एक अगर टीचर है तो 10-15 बच्चों को ही पढ़ा रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, अब सारी चीज़ें क्या हो गई है, आसान हो गई है। अब एक ही वीडियो से, जो कि एकदम ही बढ़िया कंटेंट है, सेलेक्टेड चीज़ें हैं, उससे जो है हज़ारों लाखों बच्चे फ़ायदा उठा पा रहे हैं। वो किस वजह से हुआ है? ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी लाई है, उसको एजुकेशन में घुसा दिया, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में घुसाया। फिर एक एड टेक करके टर्म आई, और फिर लोगों को पता चला यार ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है। वैसे ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा कुछ और ही करते हैं, लेकिन मेरे वाले बच्चे नहीं करते होंगे। आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना ऑनलाइन में, और कुछ भी चीज़ें रिकमेंड नहीं होगी वैसे मेरी वीडियो के थ्रू तो। बाकी लोगों के थ्रू हो जाए तो वो बात अलग है। चलो अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं इस फ्री के ज्ञान के बाद। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मैप। अब भैया कॉम्पोनेंट क्या होता है? कॉम्पोनेंट मतलब पार्ट। कॉम्पोनेंट मतलब क्या होता है? पार्ट की, उसका हिस्सा। तो इनमें से कौन सा मैप का हिस्सा नहीं है? जैसे तुम भी उसके हिस्से नहीं आए ना, या फिर वो तुम्हारे हिस्से नहीं आई ना, उसी तरह से इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा मैप का कंपोनेंट नहीं है। तो देखो डिस्टेंस, क्या मैप में डिस्टेंस दिया होता है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ के, साउथ के, कन्याकुमारी तक का कितना डिस्टेंस है? बिल्कुल दिया होता है, हमें पता भी है। आई गेस 2933 किलोमीटर कुछ इसके आसपास ही है। डायरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन होती है। क्या कोई प्लान होता है?
मान लो आप ले जा रहे हो अपनी प्रिया जी को जम्मू कश्मीर में, दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर मसूरी साइड की ट्रिप पे, तो क्या उसका जो आप प्लान बनाते हो वो आपको मैप पे दिखता है, गूगल मैप पे बोलते हो कि गूगल मैप मैं अपनी महिला मित्र को ले जा रहा हूँ घुमाने, मेरे को एक प्लान बता दो मैप में। मैप में कभी थोड़ी ना प्लान होता है, ये कभी भी मैप का पार्ट नहीं होता है प्लान बनाना। वो तो आप व्हाट्सएप पे ही बना लेते हो या फिर टेलीग्राम पे, कल चलते हैं। डी क्या है, स्केल स्केल होता है मैप में, बिल्कुल होता है कि 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर बराबर में, या फिर 1 स्केल यूनिट बराबर में कितने हमने कंसीडर कर रखी है, मीटर में या सेंटीमीटर या किलोमीटर में, जो भी डिस्टेंस या फिर यूनिट है वो स्केल होता है। जैसे बार ग्राफ में बनाते हो ना कि एक डब्बा 5 सेंटीमीटर का है, वैसे ही हमारे मैप पे भी होता है कि एक यूनिट 10 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर या फिर 10 किलोमीटर, जो भी है जिस टाइप का मैप है उस पर डिपेंड करता है, वो भी होता है हमारे मैप में। लेकिन कभी भी जो आपने टेलीग्राम पे प्लान बनाया है प्रिया जी के साथ घूमने का, वो प्लान कभी भी आपको मैप में नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो बढ़िया लग रही होगी। वीडियो बढ़िया लग रही है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको सही लगे। लेकिन यार इस वीडियो को ना अपने एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करो, चाहे तो अपनी महिला मित्र के साथ कर लो, लेकिन शेयर ज़रूर करो, ताकि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए, जो कि हमारा ही एक तरह से मोटिव वही है हमारा। कोई ये नहीं है कि हम एडसेंस से कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि जितने भी बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सेलेक्ट हुए एक तरह से, अपने ड्रीम स्कूल, ड्रीम कॉलेज या फिर ड्रीम जॉब को पा ले एक तरह से। उसी से हमारा जो मोटिव या फिर आप कहो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, यूएसपी या फिर यूएसआई जो भी होता है, वही है हमारी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको एक दोस्त के शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि फ्री में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या फिर जो भी छोटे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, स्ट्रेटजी, गाइडेंस और जो एकदम ही जो रिच, एकदम ही जो अच्छा कंटेंट है ना, ये कोई चैट जीपीटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। आप कर लेना सर्च, आपको मिल जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। पता नहीं कुछ लोग कह रहे थे चैट जीपीटी से लाते हैं, भैया हम खुद पढ़े हुए हैं एसओसी से, ऐसे ना बोला करो। चलिए अपने 5th क्वेश्चन पे चलते हैं इन सब बातों के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? अब भैया इकोसिस्टम आ गया, मैं तो छोटा छोटा हूँ, मेरे को तो नहीं पता इकोसिस्टम क्या होता है। कोई नहीं, अब हम बता देंगे आपको इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम समझ लो एक तरह से जो है ना कलेक्टिवनेस, या फिर एक तरह से कह लो ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट। आपके आसपास एनवायरनमेंट है, आपके आसपास कह सकते हो आपके आसपास एयर है, वाटर है, ह्यूमन है, आपके आसपास बर्ड्स है, एनिमल्स हैं, ये सारे क्या बनाते हैं आपके एनवायरनमेंट। और ऐसे ही जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट, मान लो डेजर्ट का अलग एनवायरनमेंट होगा, दिल्ली का अलग एनवायरनमेंट होगा, जम्मू कश्मीर का अलग एनवायरनमेंट होगा, वेस्ट का अलग एनवायरनमेंट, ईस्ट का अलग एनवायरनमेंट, साउथ का अलग एनवायरनमेंट। जब ये सारे इन्वायरमेंट, या फिर आप कह सकते हो जंगल वालों का अलग इन्वायरमेंट, जो भी जंगल में एनिमल्स रहते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो भी वाटर में रहते हैं उनका अलग इन्वायरमेंट, और आप कह सकते हो जो भी लैंड पे रहते हैं या फिर जो लैंड के अंडरग्राउंड भी रहते हैं उनका अलग इन्वायरमेंट। जब ये सारे एनवायरमेंट एक साथ मिल जाते हैं या फिर इनका एक ग्रुप बन जाता है, उसे कहते हैं अपन इकोसिस्टम। तो इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा मेरा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। फॉरेस्ट भगवान जी ने बनाया नेचुरल इकोसिस्टम है, अब पेड़ पत्ती थोड़ी ना उगाते हैं हम। सी, सी भी भैया भगवान ने। डी पढ़ते हैं एक बारी, डेजर्ट, डेजर्ट ऑफ कोर्स रेगिस्तान वगैरह भगवान जी की देन है, कोई इंसान ने थोड़ी ना बनाई। ये रेत, रेत सी गाना बनाया है इंसान ने, क्या है वो, रेत सी कुछ ऐसे ही है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, छोड़ो। सी ऑप्शन जो है इसका एक्वेरियम, वो है हमारा आंसर। क्यों? अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया जी एक्वेरियम तो बता दो पहले, हमें तो एक्वेरियम नहीं पता। प्रिंसिपल ऑफिस में गए हो, या फिर किसी भी कॉर्पोरेट कहीं पे भी ऑफिस में गए हो, या फिर किसी भी एक कॉन्फ्रेंस रूम में गए हो, वहाँ पे एक वो रखी होती है, बोल सी रखी होती है जिसके अंदर मछलियाँ तैर रही होती है छोटी छोटी। कई बार ये चंचल में निकल जाती है, मेरे तो 2 रुपये के चंचल में निकली थी। आपकी निकली है कभी या नहीं निकली? कुछ बच्चे तो क्रैक्स और ओएस इसीलिए लेते थे कि भाई आज अपने बोल निकले वो वाली जिसमें मछली तैरती है और उसके साथ हम खेलेंगे, मज़ा आ जाता है लेकिन उसके साथ खेलते हुए। तो एक तरह से वो जो बोल के अंदर जो वाटर डाल के या फिर जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं मछली के ज़िंदा रहने के लिए, जो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर जो भी हमारे वाटर में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, वो उसके अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, वो ह्यूमन मेड ही होता है। ऑफ कोर्स बोल भी ह्यूमन ने बनाई है, उसके अंदर पानी भी ह्यूमन ने डाला है, उसके अंदर मछलियाँ वगैरह भी ह्यूमन ने डाली है। तो वो जो एक इकोसिस्टम है वो मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, तो वो एक्वेरियम जो है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। अरे भैया, व्हाट आर वेयर आर मशरूम रॉक्स
फाउंड मशरूम रॉक्स कहाँ पे फाउंड की जाती है? मशरूम रॉक आप समझ लो एक ना, एक जैसे आप जो अपने आसपास आप खेलते भी होगे या फिर आप कहीं घूमने भी जाते होगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आप रॉक्स देखते होगे ना, वो जब वो रॉक्स जो है किस शेप की हो जाए, आपके मशरूम शेप की, आपके मशरूम के शेप की, आपके सरसों की शेप की हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? मशरूम रॉक्स। और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी वैलीज़ में। वैलीज़ क्या होती हैं? जब दो पहाड़ों के बीच में से क्या होता है, वाटर जाता है और उससे जो हमारा एक लैंड वाला जो एक एरिया बन जाता है, जिसके थ्रू वाटर जब कंटिन्यूसली उस पर जब बहता है तो एक लैंड लैंड का एक वो गड्ढा जैसा कोई रास्ता बन जाता है गहरा सा, उसे कहते हैं वैलीज़। और वहीं पे हमारी मशरूम रॉक्स पाई जाती है। वही मशरूम रॉक को जो भी एसेंशियल कंडीशंस है उगने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आप चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं बढ़िया से पिंकी पिंकी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय द मटेरियल कैरीड बाय ग्लेशियर्स? ग्लेशियर से जो मटेरियल लाए जाते हैं उनसे इनमें से कौन सी चीज़ बनती है? फ्लड प्लेन्स, मरेन्स, बीच, लोएस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोरेन्स। अब मोरेन्स क्या होते हैं? जैसे मान लो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर से पानी आ रहा है, बर्फ़ आ रहा है, तो कई बारी क्या होता है वो अपने साथ जो है ना सोइल के कंटेंट, या फिर आप कह सकते हो डस्ट वगैरह के, या फिर आप कह सकते हो छोटे छोटे जो हमारे रॉक्स होते हैं उनके भी जो है अपने साथ पार्ट्स ले आते हैं। तो और वो एक टाइम पे जो है जैसे पानी बहता रहता है फिर वो एक जगह रुक जाता है, तो वो जो हमारे सॉइल के कंटेंट थे, डस्ट के कंटेंट थे, या फिर जो भी मेरे क्या थे रॉक के कंटेंट थे छोटे छोटे, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? मेरे मोरेन्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया है। या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है बस कमेंट्स में बता दो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट्स में बता दो। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया है 11th क्लास का वीडियो बनाओ भैया, अभी देखना इस वीडियो के बाद 11th क्लास की वीडियो पक्का से डलेगी। नहीं डली तो वही बता देना कमेंट सेक्शन में। अरे हम तेज हैं, सब कर देंगे आपके लिए, आप बस सपोर्ट करो और बताते रहो कि आपको चाहिए क्या, सारी हेल्प आपको हम करेंगे। अब 8th क्वेश्चन जो है उसको सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जितने भी छोटे बच्चे हैं 6th के, 7th के, 8th के या फिर 5th के या फिर 9th के जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, शायद उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता हो, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, केशव भैया है ना, बता दो मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो जैसे मान लो कहीं पे भी हमें किसी भी देश में अगर गवर्नमेंट को चलाना है तो उसके लिए एक रूल बुक होती है। जैसे आपके स्कूल जब आप जाते हो तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना कि भाई 8 बजे पहुंच जाना है। वैसे आप पहुंचते नहीं होगे, आप लेट कॉमर्स में भी खड़े होते होगे, फिर डंडे भी खाते होगे। कितने बच्चे खाते हैं मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के, मेरी भी थोड़ी सी ना वो फ्लैशबैक हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो वैसे ही जैसे स्कूल को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कोई भी हमारा क्या 8 बजे आएगा, सब 2 बजे सब निकलेंगे, कोई भी बदमाशी नहीं करेगा, डेस्क पे नहीं चढ़ेगा, अपोजिट जेंडर से बात नहीं करेगा। वैसे ये सब ये तो सभी करते हैं, बस बताते नहीं है। वो एक लाइन है ना कि करते सब है, बताता कोई नहीं है। जैसे स्कूल्स में होते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे स्कूल को चलाने के लिए, वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो एक बुक में लिखे हुए हैं। उस बुक का क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि इस लेवल पे गवर्नमेंट होगी, स्टेट में ये वाली गवर्नमेंट काम करेगी, कंट्री लेवल पे ये वाली गवर्नमेंट काम करेगी, मेन कौन सी होगी और ज़्यादा पावर किसके पास होगी, कौन क्या डिसीजन ले सकता है, पुलिस किसके अंडर होगी, फॉरेस्ट किसके अंदर होगा, एजुकेशन किसके अंडर होगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके द्वारा किस बुक में लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये बनाया गया था हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लीडरशिप में। और ये कब बनाया गया था ये आप कहाँ बताओगे मेरे को? कमेंट सेक्शन में। तो इनमें से कौन सा की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? तो पहला है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है, बिल्कुल है। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि देश में जो है अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट जो होगी एक सेंट्रलाइज नहीं होगी, अलग अलग लेवल पे होगी। सॉरी एक स्क्रीन थोड़ी सी मुड़ गई है। गवर्नमेंट जो होगी हमारी कैसी होगी? अलग अलग लेवल्स पे होगी, एक ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी। जैसे स्टेट भी होगी हमारे पास में, और स्टेट के अंदर भी जैसे कोई गांव है तो वहाँ ग्राम पंचायत वगैरह, सरपंच वगैरह सब होंगे। सिर्फ एक टाइप की गवर्नमेंट नहीं होगी, मोर देन वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी किसी जगह पे, तो वहाँ पे फेडरलिज्म माना जाता है। तो ये लिखा हुआ है, डेफिनेटली की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तभी आप इंडिया में देखते हो कि इंडिया में सेंट्रल लेवल पे मोदी जी नाच रहे हैं, दिल्ली में पहले केजरीवाल जी नाच रहे थे हमको मौका दो मौका दो। अब तो रेखा गुप्ता जी आ गई है, वैसे वो भी मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो भी अब तो बीजेपी की साइड से ही है। तो सारी चीज़ें अब ऑलमोस्ट जो पूरी कंट्री पे
और स्टेट पे भी हम कह सकते हैं कि बीजेपी ही जय जय मार रही है। आपकी कौन सी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसका बी पार्ट पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि जितने भी मेन डिसीजंस लेने हैं या फिर जितना भी कोई भी न्यू लॉ पास करना है या फिर मान लो किसी को हटवाना है या फिर किसी को संसद बनवाना है, तो वो सारे जो गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट है, जैसे किसी भी कंपनी में रिक्रूटमेंट कौन करता है, एचआर। हटाता कौन है, एचआर। या फिर कई बार मालिक भी हटा देता है। वैसे गवर्नमेंट में अगर किसी को संसद बनना है, किसी को एमएलए बनना है, एमपी बनना है, कोई न्यू रूल पास करना है, कोई न्यू एक्ट पास करना है या फिर किसी पुराने चले आ रहे लॉ या फिर एक्ट को हटवाना है, तो वो सारा कहाँ पे होता है, हमारे पार्लियामेंट में। ओके, तो इसका जो बी पार्ट है वो भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। ऑफकोर्स तभी तो इंडिया में पार्लियामेंट वगैरह है दिल्ली में। उसी में जो हमारे जितनी भी नई नई एमपी एमएलएस की रिक्रूटमेंट या फिर कोई लॉ हटवाना है या फिर कोई नया लॉ लाना है, वो सब भी होता है। इसका सी ऑप्शन हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से क्या मतलब है भैया, सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब है कि पावर जो है हमारी डिवाइडेड रहेगी। ऐसा ही नहीं है कि जितनी भी पावर है सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, और ऐसा भी नहीं है कि जितनी पावर है सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। वो जो डिवाइडेड रहेगी, सेंटर के पास अलग है, स्टेट के पास अलग है, और यूनियन के पास कुछ अलग है, और हमारे गाँवों में एक सरपंच और जो भी हमारी पंचायत है उनके जो सदस्य हैं उनके पास अलग अलग पावर्स है। पावर बटी हुई है। जैसे आपकी क्लास में होता है ना, एक टीचर होता है, एक क्लास टीचर होता है, एक मॉनिटर होता है जिसको सब मारते, जिसके साथ सब शैतानी करते रहते हैं, और एक प्रिंसिपल होता है आपके स्कूल में। तो पावर बटी रहती है। प्रिंसिपल के पास अलग पावर है, आपकी क्लास टीचर के पास अलग पावर है, आपके टीचर के पास अलग पावर है, आपके मॉनिटर के पास अलग पावर है। तो वैसे ही गवर्नमेंट में भी पावर का सेपरेशन होता है, जिसके थ्रू जो है हमारी गवर्नमेंट सही से चल पाती है। वरना किसी एक के पास ही वो पावर रहेगी तो फिर वो राजा वाला वो हो जाता है, एक तरह से मोनोपोली हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट अच्छे से चल नहीं पाती है। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि तीनों ही ऑप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, फीचर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड सी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है मेरे को, ओक्स बाउ लेक्स आर फाउंड इन। ओक्स बाउ लेक्स क्या होते हैं भैया, ओक्स बाउ लेक्स आप वो समझ लो जैसे कि ये मेनली पाए जाते हैं रिवर वैलीज़ पे। मैंने बताया ना आपको, क्या जितनी भी वैलीज़ होती है उनके बीच बीच में जो वाटर जो ग्लेशियर से आता है, वो कई बार सोइल की कंटेंट या फिर रॉक की कंटेंट या फिर आप कह सकते हो कुछ डस्ट वगैरह ले आता है। तो उसी में कई बार जो है ना, उस कंटेंट के अलावा कई बार जो बाकी जो बच गया पानी है ना, वो लेक को फॉर्म कर देता है। उन्हें कहते हैं हम ओक्स बाउ लेक्स। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ज़्यादातर रिवर वैलीज़ में। ओए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह एक और आ गया हमारा, मैच द फॉलोइंग। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, और इस मैच द फॉलोइंग को अपन सोल्व करते हैं। ये वाला थोड़ा सा आसान लग रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो मेरे भाई, तभी हो पाएंगे आपसे क्वेश्चन, वरना मेरे भरोसे रहोगे तो कभी नहीं होंगे। मैंने भी कम्प्लीटली अपने टीचर पे डिपेंड नहीं रहा था, तभी मैं एसओसी में सिलेक्ट हो पाया था। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मैंने शायद पहले बताया नहीं बताया, मैंने ये वीडियो जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए सारे के सारे एग्ज़ाम्स आपके भाई ने क्रैक कर रखे हैं। सो दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बढ़िया कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। मैच द फॉलोइंग। बायोटिक, बायोटिक क्या होता है, बायो मतलब लिविंग। तो जितने भी लिविंग का वर्ल्ड होता है वो बायोटिक के लिए आता है हमारे। जैसे कुछ बच्चे 11th में बायो लेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, पहला चैप्टर का जो है बायो का वही है द लिविंग वर्ल्ड। तो बायोलॉजी का मतलब होता है एक तरह से लिविंग की स्टडी करना, या फिर आप कह सकते हो जितना भी लिविंग का वर्ल्ड है उसके बारे में जानना, वो होता है बायोलॉजी में। और बायोटिक मतलब जितना भी वर्ल्ड है लिविंग का, उसमें जितने भी क्रिएचर्स आ रहे हैं वो सभी बायोटिक टर्म से डिफाइंड होते हैं। सेकंड है हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर क्या होती है भैया, मान लो ये कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जैसे मान लेते 2 मिनट के लिए, तो आप ऑप्शन सी पे मूव कर जाओ, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर तो पता होगा ना, जो थिन लेयर ऑफ एयर होती है जो ब्लैंकेट की तरह काम करती है, अर्थ को सराउंड करती है। तो इतने से ऑप्शंस मैच करने का कोशिश करते हैं, ए का फोर्थ। अरे भैया ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में, मेरे कौन से में, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर ज़्यादातर ना वाटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोस्फेयर वाटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्या, रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह, या फिर अपने सीज़ वगैरह, या फिर अपने ओशियंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोस्फेयर टर्म। तो बी का आ गया फर्स्ट, ठीक है। सी का सेकंड, एटमॉस्फेयर बताया, थिन लेयर ऑफ एयर जो कि अर्थ को सराउंड करती है।
डी लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होती है? जो हार्ड टॉप लेयर होती है ना एटमॉस्फेयर की, जो एक तरह से सॉलिड ज़मीन प्रोवाइड करती है, वही क्या होती है? हमारी लिथोस्फेयर। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर डी, 10th का डी। आई होप आपको ये समझ में आया। कोई भी दिक्कत आया हो भाई, सारे कमेंट चेक करता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आपको हमसे और क्या क्या डिमांड है, सारी चीज़ें बताएं कमेंट्स में। कमेंट्स ही आपको हमसे कनेक्ट कर सकता है। बाकी हम टेलीग्राम चैनल बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी उन सब में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू ही हमें रिप्लाई करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11वें पे। हु बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। अब एक सती प्रथा है, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो राजा राम मोहन राय जो है, उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हो कैंपेन या फिर आंदोलन चलाया था। जैसे कि आजकल आप देखते हो ना, कई बार नीट पेपर लीक हो जाता है, या फिर कोई भी बिहार में पेपर लीक हो जाता है, या फिर कई बार लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाता है, या फिर ऑफकोर्स लड़कों के साथ भी गलत होता है, बताइए, जस्टिस, फेमिनिज़म। तो उन सबको ख़त्म करने के लिए, तो जैसे आप देखते हो कि कई बार सोशल मीडिया पे आंदोलन चलते हैं, या फिर कई बार ऑफलाइन भी चलते हैं। तो पुराने टाइम पे क्या होता था ना, एक सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, अगर किसी भी कोई भी फीमेल है, उसका अगर हस्बैंड मर गया है ना, तो उसके उस फीमेल को भी जो है ना, उसके हस्बैंड का जलाने के साथ साथ उसी अर्थी पे लिटा दिया जाता था और मार दिया जाता था। लेकिन ये प्रथा एक तरह से पूरी तरह से गलत थी। ये उस टाइम पे रीति रिवाज सोसाइटी के थे, ऐसे माने जाने थे। लेकिन जैसे ही राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी, और कैंपेन भी चलाया, और फाइनली इसको ख़त्म भी करा राजा राम मोहन राय ने। किस ईयर करा, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। जो बताएगा मैं उसको तुरंत रिप्लाई दूंगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 में। इसका समझ आ गया ना आपको? इसका ऑप्शन नंबर ए है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर इज़ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सिचुएटेड। टाटा, रतन टाटा जी, जो अभी रिसेंटली ही पास हुए, भगवान की आत्मा को शांति प्रदान करे। आप लोग भी एक कमेंट ज़रूर छोड़े रतन टाटा जी के लिए। मतलब मैंने आज तक ना उनसे बड़ा कोई अपना आइडियल नहीं समझा, या फिर एक जो बिजनेसमैन जो सेल्फ मेड है ना भाई, रतन टाटा जी से ऊपर कोई नहीं है, मजाक नहीं। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए। उन्हीं की एक कंपनी है आयरन एंड स्टील कंपनी, जो बेसिकली आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। ये किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, ये बताना है। ये हमारी है सुवर्ण रेखा बैंक, रिवर के बैंक पे। आपको बताना है कमेंट्स में कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किन किन स्टेट में इंडिया की सिचुएटेड है। जिन जिन का सही आंसर आएगा उनका कमेंट पिन करा जाएगा। तो किसके बैंक पे है ये रिवर? वो सॉरी, टाटा आयरन स्टील कंपनी किस रिवर के बैंक पे है? सुवर्ण रेखा रिवर के बैंक पे है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हेन वॉज द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब इंट्रोड्यूस करा गया? अब बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन एक्ट क्या था? ये जो एक तरह से जो हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, उनके द्वारा एक नियम लाया गया था। क्या? कि जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी कब्ज़े, जितना भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, या फिर आप कह सकते हो जितने भी एरिया पे कब्ज़ा करा गया था, उन्होंने बोला कि उन सभी एरिया में इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना एक तरह से मैंडेटरी है, इंग्लिश एजुकेशन मैंडेटरी है। और ये कब लाया गया था? 1835 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का मेरा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो अब थोड़ी सी अपन स्पीड पकड़ लेते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। एक और हमारा मैचिंग का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ना, एक तरह से कुछ कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स आपको बताने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप ABCD पढ़ोगे, तो आपको सबसे जो फेमिलियर वर्ड लगेगा वो डी लगेगा, दासा। दासा क्या होते हैं? हमारे एक तरह से जो स्लेव्स होते हैं, जो बंदी बना लिए जाते हैं, या फिर जो हमारे जिनसे काम करवाया जाता है, दास की तरह, एक नौकर की तरह, सर्वेंट की तरह बंदी बना के। बंदी मतलब आपकी वाली बंदी नहीं, वो जो जो हाथ में हथकड़ियाँ वगैरह बंदी बना देते हैं वैसे पहना के, वो वाली। फिर उनसे काम वगैरह किया जाता है। तो डी का आएगा मेरा फर्स्ट। डी का फर्स्ट 3 ऑप्शन में ACD, बी ऑप्शन मर गया। अब इसके बाद अगर आप बात करोगे, अगर हम बात करें ना कैरियोट्स, बी ऑप्शन की। कैरियोट्स ना वो व्हीकल्स होते थे जो कि आपने देखे होंगे ना, कई बार रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा। जितने भी लोग लड़ने जाते थे युद्ध में, एक व्हीकल पे, एक रथ पे जाते थे, उन्हें क्या कहते थे हम? कैरियोट्स। इनका यूज़ कब कहाँ किया जाता था? बैटल्स में, लड़ाई वगैरह में। बी का ऑप्शन नंबर थर्ड, बी का ऑप्शन नंबर थर्ड एक ही ऑप्शन में मेरे, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा? 14 का ऑप्शन नंबर डी। और जो हमारा सुक्ता होता है, उसका मतलब होता है वेल सेड, मतलब बहुत ही अच्छे से खाई गई किसी चीज़ को क्या कहते हैं? सुक्ता। और इसके अलावा ये जो सी ऑप्शन है, यजना,
उसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, सेक्रीफाइस। यजना का मतलब होता है सेक्रीफाइस, जो कि आपको करने ही होते हैं अगर आपको किसी भी लेवल पे सक्सेस पानी है, या फिर आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, या फिर किसी बड़े से कॉलेज में जाना है, या फिर किसी एंट्रेंस को क्रैक करना है, तो आपको सेक्रीफाइस करने ही होते हैं। सेक्रीफाइस, सक्सेस ऑलवेज नीड्स अ सेक्रीफाइस। अगर आप भी वही करोगे जो बाकी के 99% लोग कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ दुनिया के 1% पहुँच रहे हैं। इस बात को मेरे ध्यान में रखें। और आपको मैं एक लाइन बता देता हूँ कि जितना बड़ा आपका सेक्रीफाइस होगा ना, उतनी बड़ी ही आपकी सक्सेस होगी। ये था हमारा 14 क्वेश्चन। इसका आंसर था हमारा डी, जैसे कि अभी डिस्कस कर लिया गया। इसके बाद जो हमारे 15 से लेकर के जो भी आगे क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलने वाले हैं। ये पेज यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इसी के आगे जुड़ने वाला है। बने रहे वीडियो में। चलिए अपने बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। अब जो है हमारे लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, जो कि है हमारे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25। ये जो है हमारे लास्ट एसएसटी के जो 10 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं होने वाले हैं। मेरा नाम जैसे कि आपको पता ही है केशव झा है। आप लोग मुझे भैया बुलाना है, या फिर कुछ लोग कमेंट्स में सर भी बुला रहे हैं, सब चलेगा भैया। आप बस सपोर्ट करो, और जो जो भी आपकी नीड है वो हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। आपकी हर नीड को फुलफ़िल करा जाएगा। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस भी क्लास की वीडियो चाहिए, जिस भी आप कह सकते हो डोमेन की वीडियो चाहिए, या फिर आपको कोई स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन या गाइडेंस रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट्स बताओ। आपकी सारी की सारी हेल्प करी जाएगी। अभी कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो कमेंट सेक्शन ही है। सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, अब चाहे जाके देख लो। अभी एक बच्चे ने कमेंट करा है क्लास 11th की वीडियो डालो, वो डलेगी पक्का से ही, इसी वीडियो के बाद देख लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। वेयर इज़ गंगरी ग्लेशियर लोकेटेड? गंगरी ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है? जो हमारा जो गंगरी ग्लेशियर है, वो जो बेसिकली जो है ना हमारे जो जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है नॉर्थ का, उधर जो है ना एक तरह से लोकेटेड है। उसमें भी लद्दाख और जो लेह वाला इलाका है उधर लोकेटेड है। तो इसका आंसर क्या मेरा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर होता है हमारा, जैसे कि मान लो कोई बर्फ़ वगैरह पिघली, आइस वगैरह पिघली है, तो उसमें से जो पानी वगैरह निकलता है वो बहता है, अपने साथ साथ कुछ कुछ आइस का पार्ट भी लेके चलता है, उसे कहते हैं ग्लेशियर। और गंगरी ग्लेशियर मेरा कहाँ पे लोकेटेड है? ऊपर जम्मू कश्मीर में लद्दाख लेह वाले एरिया में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लेनेट? अब भैया बच्चे डर गए मेरे। भैया भैया ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है? ड्वार्फ प्लेनेट बेसिकली आप समझ लो जैसे सारे प्लेनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं ना, जैसे इसको और अच्छे एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आप अपनी महिला मित्र के चक्कर लगाते थे ना उसको मनाने के लिए, वो पता लगा वो मनी नहीं। वैसे ही हमारे जितने ही प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सन के चक्कर लगाते हैं। जब वो सन के चक्कर लगाते हैं तो अपने एक डिफाइंड ऑर्बिट पे लगाते हैं, लेकिन जो हमारे जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं उनका जो ऑर्बिट है वो डिफाइंड नहीं होता है। उनकी डेब्रीज का जो ऑर्बिट है वो डिफाइंड नहीं होता है। वो एक तरह से सोलर सिस्टम से अलग हो जाते हैं, अपनी ही खुद की ग्रेविटी पे रिवॉल्व करने लग जाते हैं सन को। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट का एग्जाम्पल हमारा प्लूटो, जो कि सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। उसका क्या आंसर है हमारा? ए, प्लूटो। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, प्लूटो किस साल और किस डेट पे अपने सोलर सिस्टम से हटा था, उसका पार्ट नहीं बना था, और कब वो ड्वार्फ प्लैनेट बना था? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17। वेयर वॉज द हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा लोकेटेड? अब जैसे हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि जब पुराना टाइम था ना हिस्ट्री में, उस टाइम पे क्या होता था, मतलब कि आप समझ लो 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास, या फिर उससे भी बहुत पहले आप कह सकते हो। जैसे बीसी या फिर जो एडी वाले ईयर्स आ जाते हैं, उनमें क्या होता था जो अलग अलग जो है ना इंडिया में, या फिर कह सकते हो आप इंडिया के आसपास के एरियाज़ में, या फिर वर्ल्ड में अलग अलग तरह की जो सिविलाइजेशन आई थी। जैसे कि कुछ इंडस आई थी, वो क्या कहते हैं उसको, इंडस को क्या कहते हैं? हिंदू घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी सिंधु कह रहा हूँ मैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और एक हड़प्पन सभ्यता भी आई थी। उन्होंने क्या किया था ना, पूरे जो वर्ल्ड में जो है अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, या फिर अलग अलग प्लेसेस पे जाके कब्ज़ा किया था कुछ एरियाज़ में, और उन्हें अपने अंडर ले लिया था। तो वैसे ही उन्होंने एक धोलावीरा में भी हड़प्पन सभ्यता के टाइम पे एक सिटी को ऑक्यूपाई करा था। वो कहाँ पर थी? वो थी कच्छ की खाड़ी में, मतलब रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ इंडिया के किस स्टेट में आता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो ही बच्चा बताएगा उसको कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा दिल मिलेगा। उसने तो दिया नहीं, हम ही दे देंगे आपको प्यारा सा दिल। बताना है कच्छ ऑफ रन कहाँ पर है, किस स्टेट में इंडिया के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 18। पिंकी सा पेन सेलेक्ट कर लिया है, लड़कों का फेवरेट कलर। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी?
अब कुछ बच्चे डर गए फिर तो। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, पूरा आराम आराम से एक्सप्लेन ही करूँगा, डोंट वरी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है, जैसे कि कुछ चीज़ें होती है ना जो कन्वेंशनल होती है, जो मतलब पुराने टाइम से लंबे समय से चली आ रही है, मानी जा रही है, कुछ रीति रिवाज होते हैं, वही होते हैं कन्वेंशनल। एक तरह से जो पुराने टाइम से ट्रेडिशनली यूज़ किया जा रहा है, प्लस वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब उसको अगर एक बार यूज़ हो गया है तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं करा जा सकता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, हमारा फायरवुड, लकड़ी जला दी आग में, उसके बाद क्या हम लकड़ी को वापस ला सकते हैं? नहीं। और ये वाला जो तरीका है कि लकड़ी को जला के आग लाना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये बहुत ही पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फायरवुड। बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अभी हाल ही में आए हुए हैं, तो ये ट्रेडिशनली यूज़ में नहीं थे, कन्वेंशनल नहीं है। ओनली जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, फायरवुड है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें करनी है खेती, हमें बनना है फार्मर। बना देते हैं आपको एक फार्मर बना दे, ये लो। फार्मर भैया के बाल बना देते हैं। ओए अले ले 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 बा 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 बा। ठीक है, बन गया हमारा फार्मर। कलर भी कर दूँ क्या इसको मैं? ये ले। अरे 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 अरे, फार्मर भैया ख़राब हो गए। चलो छोड़ो, अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना वीडियो में बहुत ज़्यादा। इसमें हमें करनी है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कहाँ पे होती है? ज़्यादातर हिली एरियाज़ में होती है। वहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले जितने भी हिली एरियाज़ हैं उनको फ्लैट, मतलब कि एकदम ही टाइल जैसे प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी ऑप्शन नंबर सबसे पहले डी ऑप्शन में ही है हमारा। उसके बाद फिर वो जो प्लॉट्स बने हैं उनको टेरेस फार्मिंग के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी, उसमें स्टेप्स बनाए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा, वहाँ पे जितने भी एरियाज़ होंगे जिनमें वो जहाँ पे स्टेप्स वगैरह बनाए गए हैं, फ्लैट प्लॉट्स में कन्वर्ट किया गया है, उनको एक तरह से घेरा जाएगा चारों तरफ से। उनके जो है एक तरह से आप कहेंगे प्रोटेक्शन वगैरह लगाई जाएगी। और क्या होगा, जिससे कि पानी जो है अगर डालें हम क्रॉप्स वगैरह में तो पानी बाहर ना आए, उसी जो जिससे हमने एरिया को कैनवस दिया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, उसी के अंदर रह जाए और क्रॉप अच्छे से ग्रो करे। और लास्ट में क्या करें हम, पानी वानी डालने के बाद उसकी चारों प्रोटेक्शन लगाने के बाद उसमें हम जो एक्चुअली हमें जो क्रॉप उगानी वो उगाएंगे। अगर चावल उगाना है तो उगाएंगे, राइस की टेरेस फार्मिंग करनी है तो राइस उगाएंगे लास्ट में। तो बी ऑप्शन लास्ट में, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? सी डी ए बी, यही ऑर्डर में हमें टेरेस फार्मिंग करनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पूछा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज़ ए ग्राम पंचायत इलेक्टेड। जैसे कि आपको पता होगा ना कि जो हमारी जो गांव होता है, एक तरह से जो विलेज होता है, उसमें गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होती है। कई बारी सरपंच होता है, कई बारी कुछ मुखिया होते हैं, कई बारी ग्राम पंचायत होता है, कई बारी कई डिस्ट्रिक्ट में, कई बारी बिस्फी में अलग अलग होती है। तो वैसे ही जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत के जो लोग हैं जो इलेक्शन में एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने गाँवों को, उनको कितने साल के लिए चुना जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका आंसर है 5 ईयर्स। अब आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको कितने साल के लिए चुना जाता है, और जो हमारे मोदी जी है वो कितने साल से गवर्नमेंट है उनकी, आपको बताना है। और साथ ही में यही बताना है कि जो अरविंद केजरीवाल जी थे दिल्ली के सीएम, वो कितने साल तक सीएम रहे थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कॉमेंट्स में देना है। आपका जीके करंट अफेयर्स सब रिवाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्जर्स वर हैंग्ड ऑन डेथ ऑन 29 मार्च 1857। क्या पूछा गया है? 29 मार्च 1857 को किस एक सोल्जर को फांसी पर लटका दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसको एक तरह से फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, उसको मौत के मुंह पहुंचा दिया गया था। आई थिंक कई बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। 29 मार्च 1857 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन हमारे जो भगत सिंह, जो शहीद भगत सिंह एक तरह से कह सकते हैं, वो एक स्वर्गवास हुए थे। इन्होंने जो एक तरह से जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी थी, और उनके खिलाफ़ जो है बम वगैरह फेंकने, या फिर आप कह सकते हो कि उनके खिलाफ़ आक्रमण करने में, उनको एक तरह से धूल चटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारणवश इनको क्या किया जाता था, फांसी के फंदे अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स द्वारा लटका दिया गया था। किस तारीख को? तारीख याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 को। आप कमेंट के लिए क्या होमवर्क है आपका, आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में जाते जाते बताना है। अभी नहीं जाना है, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए फिर जाना। आपको बताना है मंगल पांडे की जब डेथ हुई तब उनकी एज क्या थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मेरे को बताना है। ये कई लोगों को आई गेस पता भी होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। वेयर वॉज द मुगल एम्पर बहादुर शाह जफ़र एंड हिज वाइफ बेगम जिनत महल सेंट टू प्रिजन। जब बहादुर शाह जफ़र और
जब एक तरह से गद्दी पे बैठे हुए थे, एक तरह से राजा थे, तो जो मुग़ल के जो एम्परर्स थे वो क्या चाहते थे कि अब जो गद्दी हमारे हाथ में आए, तो इसलिए उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को लड़ाई वगैरह में, बैटल वगैरह में हराया। और उनको हरा के अब ऐसा तो नहीं अपनी राज्य में रखेंगे नौकर बना के, वो वरना दोबारा आक्रमण करते थे, दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश करते बहादुर शाह ज़फ़र। तो इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने क्या करा, बहादुर शाह ज़फ़र को और उनकी वाइफ ज़ीनत महल को जेल भेज दिया। कहाँ पे? रंगून में। रंगून क्या है, हमारा आज का म्यांमार है, जो इंडिया के जो आप कह सकते हो जो ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, वहीं पे एक म्यांमार करके एक कंट्री है दूसरी, वो पहले के टाइम पे रंगून कही जाती थी, आज भी शायद उसका नाम है रंगून ही। वो म्यांमार वाली कंट्री हो जाती है, जहाँ पे ज़ीनत महल और उनके पति बहादुर शाह ज़फ़र को मुग़ल एम्परर ने उनकी गद्दी पे से हटा के उनको युद्ध में हरा के भेज दिया था, ताकि वो दोबारा यहाँ पे कब्ज़ा करने या फिर यहाँ पे हमला करने की कोशिश ना करें। आपको ये मेरे को ईयर बताना है, जिस ईयर इनको रंगून म्यांमार में भेजा गया था, ईयर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंटेन द आइडियाज़ ऑफ चाणक्य? चाणक्य कौन थे? बहुत ही बड़े विद्वान, एक तरह से बहुत ही बड़े ज्ञानी। जैसे महात्मा गांधी के जो आप कह सकते हो जो भी विचार है, वो उनकी बायोग्राफी या फिर अलग अलग बुक्स में पाई जाती है। जैसे कि उनका एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उनमें उनकी जो भी आइडियोलॉजी या फिर आइडियाज़ है उनको पता चल जाता है। वैसे ही जो हमारे चाणक्य है, उनके आइडियाज़ हमें किस बुक में पता चलते हैं? अर्थशास्त्र, एक अर्थशास्त्र करके बुक है, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र करके बुक है। उसमें जो हमारे विद्वान हैं चाणक्य, उनके जितने भी विचार हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उनके समाज के लिए क्या सोचते थे, वे ग्रोथ डेवलपमेंट या फिर लोगों के बारे में उनकी क्या सोच थी, वो सारी उनकी जो आइडियोलॉजी थी, या फिर हम समाज को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, समाज को ग्रो कैसे कर सकते हैं, वो जो चाणक्य की सारी आइडियोलॉजी थी हमें कहाँ मिलती है? अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। हु क्रिएटेड सेक्रेड स्पेस धर्मशाल? ये जो धर्मशाल है एक सेक्रेड स्पेस है। अब कुछ बच्चों को माथा खुजला रहे होंगे, सेक्रेड स्पेस क्या होता है? सेक्रेड स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे आप समझ लो कि हम लोग पूजा अर्चना या फिर आप समझ लो नमाज वगैरह या फिर आप समझ लो मेडिटेशन वगैरह करने जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में मंदिर, मस्जिद, दरगाह, या फिर आप कह सकते हो जो भी सिख वगैरह लोग हैं उनके लिए गुरुद्वारा हो जाएगा। तो जैसे गुरुद्वारा बोला तो आप समझ गए होगे ये जो धर्मशाल सेक्रेड स्पेस है किसने बनाया होगा गुरुद्वारा वाला? बाबा गुरु नानक ने। बाबा गुरु नानक का जन्म और मृत्यु कब हुई, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट ब्लू पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम। व्हाट इज़ द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर वाटर बॉडी कोल्ड? मान लो ये रिवर आ रही है मेरी, और यहाँ पे मान लो मेरी कोई वाटर बॉडी है। ये यहाँ पे जब रिवर किसी वाटर बॉडी से मिलती है तो उस प्लेस को क्या कहते हैं? मान लो मैंने आपके मुंह में सेब डाल दिया, मोमोज डाल दिया, एप्पल बनाना डाल दिया या फिर अंगूर डाल दिए, वो जीभ से कहाँ पे मिलेंगे आपके? मैंने बाहर से डाला है और आपके जीभ से वो मिलेंगे। जो भी सेब है, केला है, केला तो छोड़ो, हाँ सेब है, केला है, मोमोज है, या फिर कोई भी चीज़ है, वो आपकी मैंने मुंह में डाली है और आपके जीभ से वो कहाँ पे मिलेगी? आपके माउथ पे। वैसे रिवर भी जो है किसी भी वाटर बॉडी जैसे कि लेक, ओशन, सी, रिवर, या फिर कह सकते हो आप लोग किसी भी वाटर के रिजर्वियर से कहाँ मिलती है वो रिवर? अपने रिवर के खुद के माउथ पे, जो माउथ होता है ना रिवर, यहीं पे जा कर के वो किसी भी वाटर रिजर्वियर या फिर किसी भी वाटर के सोर्स से मिलती है, खुद के माउथ से, माउथ पे, रिवर के माउथ पे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ गया है। थैंक यू। स्लाइड नहीं मिल रही थी तो यहीं पे अपना दिल बना देते हैं, हम जुड़ा हुआ बनाते हैं, भले ही आपका टूट गया हो, कोई बात नहीं। मेरा नाम है केशव झा। इसी के साथ एक लास्ट बारी बाय बोलते हैं, और साथ ही साथ एक मैसेज क्या, कि आप जो है ना इस टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, खुद को कभी भी उससे कंपेयर मत करो, उनसे पूछो मत आपका कितना हुआ। वो आपको एक तरह से आप कह सकते हो टेंशन ही बढ़ाएगा, आपको कुछ ऐड नहीं करेगा। और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एक डेली प्लान बनाओ, वीकली प्लान बनाओ, मंथली प्लान बनाओ, और एग्ज़ाम से पहले क्या करके जाना है, शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो। एक तरह से प्लान कर लो कि आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो। और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखो। कोई हेल्प चाहिए कमेंट्स में बताओ। और पहले भी बोला है वीडियो में 14th क्वेश्चन पे कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। और मैं भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ आपकी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी अभी हमने। तो वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर स्कूल के ग्रुप्स में ज़रूर भेजें, जिससे लोगों को समझ आ सके कि आज भी फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप पेड ही पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हो, फ्री में भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है।
और अगर अभी आप एक्स लेवल पे हो और अगर आपको 5x लेवल पे जाना है, चाहे वो कॉलेज के थ्रू जाओ, स्कूल के थ्रू जाओ, जॉब के थ्रू जाए, उसके लिए आपका जो सोशल माइंड चैनल है आप ही का एक तरह से वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। आपको जो हेल्प चाहिए बताओ, आपको कोई गाइडेंस रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो चाहिए, हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी हेल्प करने के लिए एक तरह से कह सकते हो तत्पर है। हम एक तरह से एक्साइटेड है आपकी हेल्प करने के लिए। इसी के साथ लास्ट गुड बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।